दिल्ली विश्वविद्यालय में आप छात्र राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं। नहीं, छात्र राजनीति में मेरा कोई एक्टिव चुनाव में मेरा रोल नहीं रहा। संपन्न परिवार से नहीं आता था, लोअर मिडिल क्लास से आता था, जहाँ सार्वजनिक शौचालय में हम जाते थे। पहले आप बीजेपी से जुड़े थे, फिर आप आम आदमी पार्टी से जुड़े और आम आदमी पार्टी से विधायक रहे, फिर आप दिल्ली विधानसभा से अध्यक्ष बने। वो 5 साल का मेरा अनुभव विधायक के नाते से जो चीजें मैं सोच के आया था, तो मुझे राजनीति जिस पर्पज से आया था वो रास नहीं, मेरे विचारों से मेल नहीं खाई और उससे प्रेरित होकर मैंने आम आदमी पार्टी 2014 में ज्वाइन किया। लेकिन वो विधानसभा चलाने के लिए मुझे कई बार उनको बाहर भी करना पड़ा है। वो फांसी घर आज भी एज इट इज है, उसको कोई चेंज नहीं किया। मेरा एक केवल और सपन यहाँ रह गया, वहाँ मेरी इच्छा थी आप गांधी दर्शन कभी जाएं, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसी जी चंदन घिसे देत तिलक रहुए। छात्र राजनीति से निकले। सन 1993 में दिल्ली विधानसभा के गठन के बाद दिल्ली की शाहदरा विधानसभा से पहली बार विधायक बने। 3 बार के विधायक रहे, फिर 2015 में पहली बार और 2020 में दूसरी बार दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर बने। जी हाँ, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामनिवास गोयल जी से आज हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, बातचीत की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपकी जड़ों के बारे में। आपका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ आप पले बड़े और कहाँ से आपने शिक्षा प्राप्त? मेरा जन्म हरियाणा का एक मंडी है, सफीदो मंडी, वहाँ मेरा जन्म हुआ 5 जनवरी 1948 को। वहाँ से मैंने 9th तक एजुकेशन प्राप्त किया। उसके बाद दिल्ली आ गए और दिल्ली मैंने गांधी मेमोरियल स्कूल शाहदरा से सीनियर सेकेंडरी पास आउट हुआ और मेरी हायर एजुकेशन बीकॉम पास हंसराज कॉलेज से हुई 1971 में पूरी। दिल्ली विश्वविद्यालय में आप छात्र राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं। नहीं, छात्र राजनीति में मेरा कोई एक्टिव चुनाव में मेरा रोल नहीं रहा। वैसे फॉलोअर्स के नाते कैंडिडेट खड़े हो गए, उनको हम सपोर्ट करते हैं, एबीपी को सपोर्ट करते हैं। तो कोई खास मुद्दे कुछ आपने उठाए हो या कोई छात्र राजनीति के उस समय का कोई किस्सा अगर आप हमें सुनाना चाहें तो? नहीं, देखिए, छात्र राजनीति में आप बात करें, मैं एक संपन्न परिवार से नहीं आता था, लोअर मिडिल क्लास से आता था और छात्र राजनीति बहुत महंगी है, पैसा खर्च होता है, वो मेरा परिवार मुझे अलाउ नहीं करता था। वेलकम कॉलोनी का झुग्गी क्लस्टर्स, जहाँ सार्वजनिक शौचालय में हम जाते थे, वहाँ से मैंने पढ़ाइयाँ पूरी की हैं। इसलिए छात्र राजनीति में मेरा ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं रहा, ना मेरा कोई विशेष अनुभव रहा। पहले आप बीजेपी से जुड़े थे, फिर आप आम आदमी पार्टी से जुड़े और आम आदमी पार्टी से विधायक रहे, फिर आप दिल्ली विधानसभा से अध्यक्ष बने। तो ये पूरे सफर की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई और अभी तक का सफर कैसा रहा? क्या कुछ अप्स एंड डाउन्स आए, उसके बारे में मैं जानना चाहूँ। 1993 में मैंने पहला चुनाव लड़ा बीजेपी से और मैं लगभग 14,500 वोट से विजयी हुआ। वो 5 साल का मेरा अनुभव विधायक के नाते से जो चीजें मैं सोच के आया था राजनीति में, तो जैसा मैंने पहले कहा कि मैं वेलकम कॉलोनी जो एक झुग्गी क्लस्टर्स था, 25 गज के प्लॉट थे, वहाँ से मेरी जीवन यापन शुरू हुआ है दिल्ली में। वहाँ जो झुग्गी क्लस्टर्स के लोगों की जो आवश्यकताएं थी, उनको मद्देनजर रखकर मैंने राजनीति में आकर विचार किया कि उनको मैं पूरा कर सकूं। सबसे पहली चीज जो मुझे वहाँ खटकती थी वो सार्वजनिक शौचालय थे। वो फ्लैश के नहीं होते थे, बाहर बहता रहता था गंद, ईंटें रख के उनके अंदर जाना पड़ता था और शुल्क देना पड़ता था 1 रुपया। तो इसलिए मुझे लगा कि ये नारकीय जीवन यहाँ जी रहे हैं और बहुत लोग उस वक्त वहाँ की स्थिति देख करके खुले में जाते थे, 1 रुपया देना पड़ता था, खुले में जाते थे। तो इसलिए ये था कि जब भी कभी राजनीति में आए, अवसर मिला, उठा, तो सबसे पहले शौचालयों की व्यवस्था करेंगे और वो सार्वजनिक शौचालय हों।
वो फ्लैश सिस्टम हो, शुल्क ना हो। दूसरा मुझे था, जिन माँ बाप के पास थोड़ा भी पैसा था, उस वक्त बहुत बड़े पब्लिक स्कूल नहीं होते थे, लेकिन फिर भी थे, जिनकी जेब में थोड़ा बहुत पैसा होता था, वो 3 साल के बच्चे को पब्लिक स्कूल में एडमिशन करा देते थे। लेकिन गरीब बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों में 3 साल के बच्चे को पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है। वहाँ आज भी 5 साल कंप्लीट होने के बाद एडमिशन मिलता है। पूरे भारत में यही व्यवस्था है। अब 1993 विधायक बनने के बाद मैंने विचार किया, बात की, मैं वो चीजें पूरी नहीं कर सका। और उस वक्त तो मुझे राजनीति जिस पर्पज से आया था वो रास नहीं है, मेरे विचारों से मेल नहीं खाई, व्यक्तिगत विचारों से। अब 2015 में मुझे दोबारा से अवसर मिला। रामलीला मैदान अन्ना हजारे आंदोलन में मैं जाता था, और उस वक्त वहाँ विचार सुनने को मिले, और उससे प्रेरित होकर मैंने आम आदमी पार्टी 2014 में ज्वाइन किया, और वो दोनों चीजें मैं पूरी कर पाया। मेरा ये राजनीतिक सफर है। अब जो चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है, मैं इस विषय पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। जी सर। तो वहीं सर, आप 2015 से जो है विधानसभा के अध्यक्ष हैं, तो इस बड़े पद पर रहते हुए किस तरह की आपकी दिनचर्या रहती है, या क्या कुछ काम जो है आपको करने होते हैं, उसके बारे में अगर आप बताना चाहें। मैं सुबह लगभग 10:30 बजे अपने विधानसभा के क्षेत्र में चला जाता हूँ। लगभग 8:30 से 9:30 तक घर पर लोग आते हैं, उनको अटेंड करता हूँ। मेरे विधानसभा इलाके में 4 ऑफिस थे, अलग अलग स्थानों पर, और अलग अलग दिनों पर मैं उन ऑफिसों में बैठता था। जहाँ मेरा वेक फार्म में रेजिडेंस है, मैं 52 साल से वहाँ रहता हूँ। 2 दिन मैं वहाँ बैठता था, और 2 बजे तक मैं अपने ऑफिस में रहता था। 2 बजे के बाद मैं ऑफिस से चलता था, सरकारी आवास श्यामनाथ मार्ग पर पहुँचता था, लंच करना, लंच के बाद 3 बजे विधानसभा आना। 3 से 5, 5:30, 6 बजे तक मैं यहाँ रहता हूँ। पब्लिक आती है, पब्लिक की समस्याओं को हल करने के लिए मैं यहाँ प्रयास रहता हूँ। ये मेरी दिनचर्या है। इसके अतिरिक्त दिल्ली में विकास आगे बढ़े, उसके लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहा हूँ। वहीं सर, जब आप विधानसभा में बैठते हैं, सभी पार्टियों के जो विधायक वहाँ मौजूद रहते हैं, सभी पक्षों को आपको एक समान सुनना होता है, मैनेज करना होता है, तो उस समय क्या कुछ चीजें दिमाग में रहती है, या फिर कौन कौन सी डिफिकल्टीज या चैलेंजेस होते हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं, वो एक्सपीरियंस मैं जानना चाहूंगी आपसे। दिमाग में एक ही चीज रहती है कि जो विपक्ष के विधायक हैं वो मेरे कोई जाति दुश्मन नहीं। अगर वो कुछ ऊंचा नीचा बोलते हैं तो अपनी पार्टी के कारण बोलते हैं, और इसलिए मुझे कोई ज्यादा उसका मलाल भी नहीं होता। लेकिन विधानसभा चलाने के लिए मुझे कई बार उनको बाहर भी करना पड़ा है। तो विधानसभा का सेशन बुलाना, उसकी कार्रवाई सुचारू रूप से चले, बड़ा पैसा उस पर खर्च होता है, समय की कीमत। तो मेरी प्रायोरिटी ये रहती है कि मैक्सिमम समय विधायक को दूं, समय खराब ना हो, और विधानसभा ठीक से सुचारू रूप से चले। वो मैंने किया। दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल जो है अब फरवरी में खत्म होने वाला है, और आपने जो है राजनीति से संन्यास ले लिया है, लेकिन आप 2015 से जो है अध्यक्ष हैं, तो काफी कुछ यादें जो हैं आपकी विधानसभा से जुड़ी होंगी, काफी सारी खट्टी मीठी यादें होंगी, कुछ अच्छी भी होंगी। तो उन्हीं कुछ पलों के बारे में मैं जानना चाहूंगी कि कौन सी वो खट्टी मीठी यादें हैं जो आपको हमेशा याद रहने वाली है। मैं अध्यक्ष बना तो अध्यक्ष बनने के बाद ये बात मुझे पहले से मेरे जहन में थी कि विधानसभा में कुछ महापुरुषों के अपने चित्र लगे होंगे विधानसभा के अंदर। उनमें हमारे 2 प्रधानमंत्री
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और श्रीमती इंदिरा गांधी जी के लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ लाल बहादुर शास्त्री जी को बाईपास कर दिया गया। किन कारणों से हुआ मैं उन पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मुझे ये बात कहीं ना कहीं खटकती थी। मैं व्यक्तिगत तौर पर लाल बहादुर शास्त्री का फैन हूँ, वो मेरे लिए आइकॉन रहे। ये चीज मुझे खटकती थी। अब मैंने लाल बहादुर शास्त्री जी का चित्र विधानसभा में उनके परिवार को, लोगों को बुलाकर, सभी चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते थे, उनको बुला करके लाल बहादुर शास्त्री जी को सम्मान दिया है। विधानसभा में उनका चित्र लगा। पहला काम तो मैं नहीं किया स्पीकर के नाते। ये मेरा बहुत खट्टा और मीठा अनुभव था। 93 में खट्टा अनुभव था, और जब ये चित्र लगा, ये मेरा मीठा अनुभव है। ये विधानसभा जब भी सेशन होता था तब तो यहाँ रौनक होती थी। साल में 30 दिन लगा लीजिए, 40 दिन लगा लीजिए, बाकी 365 दिनों में ये सुनसान रहती थी। 15 अगस्त 26 जनवरी जो राष्ट्रीय पर्व हैं, 2-3 दिन तक दुल्हन की तरह से विधानसभा सज जाती थी, लेकिन देखने के लिए कोई नहीं आता था। अलाउड नहीं था दिल्ली के नागरिकों को अंदर एंटर करना। आज इन दोनों राष्ट्रीय पर्वों पर एक दिन पहले विधानसभा आम जनता के लिए खोली जाती है। अखबारों में ऐड देते हैं या कल्चर प्रोग्राम होते हैं, और आम पब्लिक यहाँ ज्वाइन करती है, एंजॉय करती है। इसी ग्राउंड में मिलिट्री बैंड होता है, देशभक्ति के गीत होते हैं, लेकिन माहौल देशभक्ति का बनता है। 14 अगस्त, 15 अगस्त, 25 जनवरी, 26 जनवरी, ये अपने आप में बहुत बड़ा इवेंट बन गया। दूसरा, इसी विधानसभा में खट्टे मीठे अनुभवों के नाते से खट्टा अनुभव भी मुझे रहा। कुछ 2 लोग सेशन के दौरान दर्शक दीर्घा में आ गए और वो बैठे रहे। उनका पास बन गया, बाई हुक और बाई क्रूक कैसे बन गया, वो इंक्वायरी का मैटर था। उसकी इंक्वायरी आई, इंक्वायरी की गई। उन दोनों व्यक्तियों ने विधानसभा में पर्चे फेंके। दोनों सुरक्षा गार्डों ने पकड़ लिए। ये मेरा खट्टा अनुभव था, लेकिन पकड़े गए और कोई कार्रवाई वो नहीं कर सके। उनको जेल भेजा गया और 1 महीने की सजा सुनाई। उसके बाद वो न्यायालय में 1 महीने तक उनको बेल नहीं मिली। उच्च न्यायालय भी गए, 1 महीने उनको जेल काटना पड़ा। ये मेरा एक खट्टा और मीठा अनुभव है। खट्टा इसलिए कि मुझे जेल भेजना पड़ा, मेरे कार्यकाल में पर्चे फेंके गए। मीठा इसलिए है कि अब ऐसे शरारती तत्वों को सबक मिल गया है कि विधानसभा में कुछ इस ढंग का गलत काम किया तो जेल जाना पड़ सकता है, इसलिए मीठा अनुभव। इस विधानसभा में मेरे पीछे आप देखेंगे अशोक स्तंभ लगा है 800 किलो का ऊपर छत पर। ये 800 किलो का अशोक स्तंभ जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, विधानसभा में नहीं था। इसको एक फंक्शन करके यहाँ लगवाया गया। इसी विधानसभा में जलियांवाला बाग का एक भित्ति चित्र बना है, बहुत सुंदर। अब बने हुए उसको मैं समझता हूँ 6 साल हो गए, अभी तक डैमेज नहीं हुआ, बहुत बढ़िया है। उसके आप फोटो लेंगे, एडजस्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा, रोचक बनेगा। आपने एंटर किया होगा विधानसभा में, एंट्री गेट पर लेफ्ट हैंड को शहीद आजम भगत सिंह जी, सुखदेव और राजगुरु दोनों के हाफ कट स्टैचू लगे हुए। तो ये सम्मान मुझे जाता है कि मैंने उनको यहाँ सम्मान दिया, उनके चित्र। इसी तरह से हेमवती नंदन, हेमवती नहीं, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से जुड़ रहे, जिन्होंने पर्यावरण की रक्षा के लिए, पेड़ ना कटे उसकी रक्षा के लिए चिपको आंदोलन शुरू किया। उनका स्वर्गवास हुआ।
उनका भी एक स्टैचू मैंने यहाँ लगाया है, वो अच्छा लगता है। इसी ढंग से कोरोना में लगभग दिल्ली में जो सरकारी हॉस्पिटल्स में सफाई कर्मचारी थे, नर्सिस थी, नर्सिंग ऑर्डरली थे, डॉक्टर्स थे, टेक्नीशियन थे, जो भगवान को प्यारे हो गए ड्यू टू कोरोना, उनका एक स्मारक बनाया है। आपने एंट्री पर देखा होगा उसको, और उनके सब हॉस्पिटल्स के उनके नाम भी लिखे। तो इस ढंग से यहाँ अनेकों सुधार करने का मुझे अवसर मिला है, वो मैंने किए हैं। मैं 93 में जब विधायक था तब सुनते थे कर्मचारियों से कि यहाँ एक सुरंग है जो लाल किले जाती है, और एक फांसी घर भी है, जो क्रांतिकारियों को फांसी की सजा मिलती थी उनको यहाँ फांसी दी जाती थी। अब स्पीकर बनने के बाद उसमें कितनी सच्चाई है कितना नहीं, अध्ययन करके उसको सर्च आउट किया। तो इसके पीछे का बैकग्राउंड ये है कि 1926 में ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाती थी। भारत गुलाम भारत की पहली लोकसभा थी 1912 में, कलकत्ता से यहाँ आई थी। और 1912 के बाद 1926 में जो कनॉट प्लेस में पहली लोकसभा बनी, अब तो दूसरी बन गई है। 1926 में ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वहाँ शिफ्ट हो गई। ये भवन खाली हो गया, इसको न्यायालय में परिवर्तित कर दिया गया। जो हमारे क्रांतिकारी लाल किले से यहाँ लाए जाते थे वो उस टनल के जरिए, सुरंग के जरिए लाए जाते। वो सुरंग खोजी, उसका माउथ मिल गया, आगे खुदाई हो नहीं सकती थी, डैमेज हो चुकी है सिविल लाइन, मेट्रो के पाइल फाउंडेशंस उसके कारण, लेकिन उसका माउथ मिल गया, वो क्लियर लगता है कि सुरंग है। और उसी ढंग से यहाँ फांसी घर की भी चर्चा थी। जब सुरंग मिली तो फांसी घर भी निश्चित रूप से मिलेगा। इस बिल्डिंग को आप कहीं से भी देखें, किसी भी एंगल से देखें, सिंगल स्टोरी ये बिल्डिंग है। डबल स्टोरी इसके ऊपर कमरे कहीं बने हुए दिखाई नहीं देते। तो बाई चांस में एक दिन ऊपर चढ़ा तो मैंने देखा कमरे बने हुए हैं, इन कमरों में जाने का रास्ता कहाँ है किसी को मालूम नहीं। तो एक कमरे का दरवाज़ा बंद रहता था, हमेशा उसका ताला तोड़वाया गया। एक लकड़ी का जीना मिला, उसमें बहुत जाले लगे हुए थे। वो सारा खंडर बना हुआ था, उसको साफ किया। साफ करने के बाद एक दीवार के पीछे ठोका किया गया, तो खोखली बोली, उस दीवार को तोड़ा गया तो फांसी घर निकला। वो फांसी घर आज भी एज इट इज है, उसको कोई चेंज नहीं किया। वो जो सामग्री मिली वो भी सुरक्षित रखी गई। अभी की बात है, आप देखना चाहें उसको दें, अपनी फोटोग्राफी में ऐड करें तो ऐड करें। तो ये विभिन्न कार्य इस कार्यकाल में मैंने किए। इसके अतिरिक्त तो सभी महापुरुषों के जन्म पर हमने समाज के लिए इसके दरवाजे खोले, यहाँ जयंतियाँ मनाई। भले वो भगवान महावीर जयंती रही हो, भगवान बुद्धा जयंती रही हो, वाल्मीकि जयंती रही हो, महाराज अग्रसेन जयंती रही हो, 25 दिसंबर क्रिसमस डे रहा हो, ईद उल फितर रहा हो, रोज़ा इफ्तार रहा हो। यहाँ अनेकों बार कार्यक्रम उस ढंग से हमने किए हैं जिसमें हजारों की गैदरिंग में लोगों ने भाग लिया है। यहीं आचार्य महाप्रज्ञ जी का जन्म शताब्दी थी, उनका भी बड़ा अच्छा भव्य कार्यक्रम हुआ, लगभग 2000 लोग आए। रामलीला का भी हमने कोरोना के दौरान 1 दिवसीय रामलीला का भी यहाँ आयोजन किया। इतना नहीं, कोई भी एनजीओ जो रजिस्टर्ड था अपना कोई कार्यक्रम यहाँ करना चाहता था, उसको भी हमने स्थान दिया। और उनके भी अनेकों कार्यक्रम इस विधानसभा में, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस विधानसभा का एक सुंदर प्रांगण जो पब्लिक के पैसे से बना है, पब्लिक के लिए इस्तेमाल ना हो, उसका कोई लाभ नहीं। और एक और महत्वपूर्ण कार्य मैंने किया है जो इतिहास में दर्ज हुआ है, संरक्षणों में लिखा जाएगा, आने वाली पीढ़ी उसको फॉलो भी करेगी। किसी विधानसभा में हमारी युवा पीढ़ी जो कॉलेजों में पढ़ती है, स्कूलों में पढ़ती है,
उनको एक्चुअल में विधानसभा में, पार्लियामेंट में वो जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन उनका राजनीति में एक जागरूकता है राजनीति के प्रति, और उनके अंदर एक जिज्ञासा पैदा हो एमएलए बनने की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की। मैंने 3 बार मॉक पार्लियामेंट किया, इसी विधानसभा का सभागार खोला। जो बालक यहाँ है, एंट्रियां मांगी कॉलेजों से, सिलेक्शन किया हमने, लगभग 100 बच्चों का सिलेक्शन किया। हमारे पास 104 सीटें हैं। बाकायदा उन्हीं का स्पीकर चेयर पर बैठा, स्पीकर की बाकायदा उन्हीं के मिनिस्टर बने। सेशन चले पूरे दिन, 2 दिन, 3 दिन। बच्चों के एक्सपीरियंस, उनके व्हाट्सएप पर उनकी डिटेल, उनके लेटर बहुत ही भावुक करने वाले थे कि ज़िंदगी में हमारा पहला अवसर है किसी सदन में हम जाकर बैठे हैं और वहाँ हमको ये अनुभव हुआ, ये बोला। तो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं जो मैंने आपको बताई, बहुत संक्षेप। तो अपने कार्यकाल में इतने लंबे समय में काफी सारे चेंजेस आपने करे, काफी लोगों के लिए भी काम किया, और जो आपने चीजें सुनी थी उसके बारे में आपने रिसर्च भी की। तो वही कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने करना चाहिए हो या ना हुई हो, जिसका मलाल आपको रहे? नहीं, मलाल कभी नहीं रहता है, मलाल कभी नहीं। इतनी उपलब्धियों के बाद मेरा एक केवल और सपना यहाँ रह गया जो मैं शुरू कर चुका हूँ, जिसका हमारी जो बाहर की पार्किंग है विधानसभा की, उस पार्किंग में मैंने एक हॉल बनवाया। वहाँ मेरी इच्छा थी आप गांधी दर्शन कभी जाएं तो भारत की आज़ादी का इतिहास डिजिटल रूप में वहाँ पर प्रदर्शन किया हुआ है, उसका प्रदर्शन किया हुआ है। जो दर्शक आते हैं, मैं गांधी जी को देखना चाहता हूँ, गांधी जी का बटन दबाते हैं, पूरी उनकी हिस्ट्री वहाँ आ जाती है। नेहरू का देखना चाहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री का, सुभाष चंद्र बोस का, भगत सिंह का, सबका आ जाता है। वो प्रोग्राम मैंने चालू करने का, उसका सब कुछ हो गया था, लेकिन 2 साल कोरोना लगने के कारण वो डिले हुआ। अब हॉल बन के तैयार है, अब आने वाला स्पीकर उसको करेगा, निश्चित रूप से करेगा। तो अब आपने जो है राजनीति से संन्यास लिया है, तो अब आगे क्या कुछ सोचा है या क्या कुछ प्लानिंग है? देखिए, मैंने राजनीति से संन्यास नहीं लिया, मैंने चुनाव की राजनीति से संन्यास लिया। राजनीति में मैं रहूंगा, राजनीति करता रहूंगा। दूसरा, हमारे बहुत एनजीओ चलते हैं समाज सेवा के, विशेषकर मेडिकल लाइन में, केवल मेडिकल लाइन, और लगभग सैकड़ों लोग डेली लाभ उठाते हैं। उन एनजीओ में मैं काम कर रहा हूँ। अभी 10 साल में उनमें समय नहीं दे सका था, फिर से उनमें जुटूंगा, समय दूंगा। एक अभी हम शुरू करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन, इवास हॉस्पिटल है शाहदरा में, जो कभी मेंटल हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था। ह्यूमन बिहेवियर, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर साइंसेस। वहाँ पेशेंट आते हैं जिनके लोग मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, एडमिट होते हैं 15 दिन, 20 दिन, महीना। उनको वहाँ अटेंडेंट को जगह नहीं मिलती है। उनके अटेंडेंट के लिए धर्मशाला बने और एक मेडिकल वहाँ भी खड़ा हो, उसके लिए एक प्लॉट लिया हम लोगों ने। एनजीओ है, उसके साथ जुड़े हैं, और उस एनजीओ को बिल्डिंग बनाकर चालू करें, उस पर हमारा प्रयास शुरू हो गया। वही सर, अक्सर आपको देखा गया है कि आप हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर को लेकर हमेशा सक्रिय रहते हैं, काफी हेल्थ और एजुकेशन को लेकर मैं सक्रिय रहता हूँ। इसके साथ साथ धार्मिक आयोजनों को लेकर भी सक्रिय रहता हूँ। हमें 27 साल से दिल्ली यूपी बॉर्डर पर हमारा काउंट कैंप लगता है, दिल्ली का सबसे बड़ा। और दूसरा, हम पूज्य विजय कौशल महाराज जी की राम कथाओं का आयोजन भी करते रहते हैं। हम 24 राम कथाओं का आयोजन दिल्ली में और दिल्ली से बाहर, भारत से बाहर कर चुके हैं। हमने भी पढ़ा सर कि आप विजय कौशल महाराज जी को जो है अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं, तो उन्हीं के बारे में मैं जानना चाहूंगी कि उनसे आप कब और कैसे जुड़े, उनके प्रति आपके मन में आस्था और का भाव कब उमड़ा, और कब आप उनसे कैसे जुड़े? मैं एक स्कूल का प्रबंधक था। ये घटना मैं बता रहा हूँ आपको 1988 की। रघुवरपुरा रोड, गांधीनगर के पास, वहाँ एक 3 स्कूलों का प्रांगण है। उसमें एक है आर्य गीता,
एक गीता बाल भारती, एक डीव स्कूल है। उन तीनों स्कूलों के प्रांगण में कोई बड़ा सभागार नहीं था कि जहाँ 1000 बच्चे बैठ सकें, एनुअल कार्यक्रम कर सकें और कोई कार्यक्रम कर सकें। तो उस वक्त प्रबंधक के नाते संज्ञान में आया कि एक सभागार बनना चाहिए। तो सभागार की योजना बनाई। उस सभागार के निमित्त कैलकुलेशन किया गया। 16,000 स्क्वायर फुट मैप बनवाया, नक्शा तैयार हुआ। 16,000 स्क्वायर फुट कवर्ड एरिया, उसका खर्चा कैलकुलेट किया गया। तो उसको बनाने में उस वक्त तो 20 लाख रुपया खर्चा आने का एस्टिमेट हुआ। तो 20 लाख रुपए कैसे इकट्ठा हो, कैसे नहीं, इस निमित्त विचार विमर्श हुआ। हम विजय कौशल महाराज जी से जुड़े। उनकी कथाएं मैंने पहले सुना हुआ था। एक हमारे ओडी शर्मा जी थे, उनको साथ लेकर गए, वो उनके बहुत नज़दीक थे। 4-5 लोग हम गए, उनसे प्रार्थना की, हम राम कथा करवाना चाहते हैं। उन्होंने स्वीकार किया। राम कथा हुई। उस राम कथा से पैसा बचा, पहली से दूसरी हुई, तीसरी हुई, यानी 6 साल में, 5 या 6 साल में हमको पर्याप्त पैसा हुआ। लगभग 24 लाख रुपये इकट्ठा हुआ। वो सभागार बन के तैयार हुआ और वो आज समर्पित है डॉक्टर हेडगेवार सभागार के नाम से। वहाँ वो स्कूल एजुकेशन के लिए उसको एंजॉय करते हैं। धार्मिक रूप से तो विजय कौशल महाराज जी को, लेकिन अगर हम राजनीतिक तौर पर देखें तो राजनीतिक तौर पर आप दीनदयाल उपाध्याय जी और गांधी जी का काफी ज्यादा अध्ययन करते हैं, उनसे काफी कुछ सीखते हैं, उनका जिक्र आप अक्सर करते हैं, उसके बारे में जानना चाहते देखिए, दीनदयाल उपाध्याय जी की जब हत्या हुई मुगल सराय में, उस वक्त मैं सीनियर सेकेंडरी में स्कूल में पढ़ता था, अखबारों में बहुत आया। तब तक मेरी राजनीति में कहीं कोई रुचि नहीं थी। अखबारों में उनके बारे में आया, उनकी हत्या कर दी गई। टैची में 2 धोती, 1 तौलिया, 2 कुर्ते मिले, 100 का नोट मिला। उस वक्त राजनीति में रहने वाला कि एक व्यक्ति इतना साधारण हो सकता है, उस वक्त वो जनसंघ के महामंत्री थे, जो मैंने अध्ययन किया, उनसे प्रेरणा मिली उनको अध्ययन करके। तो इसलिए थोड़ा सा उस वक्त झुकाव हो गया। तो आज भी मैं कभी कभी उनको पढ़ लेता हूँ और उनकी लिखी हुई पुस्तकों के खट्टे मीठे दोनों अनुभव हैं। लेकिन उनके मीठे अनुभव, सादगी, सरलता और संगठन कैसे खड़ा किया जाता है, संगठन खड़ा करने के लिए त्याग की भावना, जो साथी जुटते हैं उनके दुख दर्द में सम्मिलित होना, ये मुझे उनसे प्रेरणा मिली। गांधी जी का राम राज्य बहुत छाप छोड़ता है। छुआछूत, हिंदू मुस्लिम एकता, हैं। उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। गांधी जी की सादगी, गांधी जी ने जितने आंदोलन किए और किस ढंग से शांतिपूर्वक अंग्रेजों को छोड़कर जाना पड़ा। और गांधी जी ने अपने एक पुस्तक में चित्रकूट का वर्णन किया है कि राम राज्य देखना है, चित्रकूट के दर्शन करें। भगवान राम लगभग 11 वर्ष वहां रहे। मैं तो अभी ये कहता हूँ, जिसको राजा राम के दर्शन करने हैं तो अयोध्या जाए, जिसको भगवान राम के दर्शन करने हैं वो चित्रकूट जाए। उन जंगली वासियों के बीच में, वनवासियों के बीच में, उनके द्वारा लाए गए कंद फूल फल खाकर जिस ढंग से 11 वर्ष चित्रकूट पर्वत पर उन्होंने निवास किया और माँ सीता को, लक्ष्मण जी को साथ लेकर मदाकिनी में जिस ढंग से स्नान करने आते थे, विहार किया उन्होंने। भरत जी वहाँ आए, पूरी अयोध्या आई, दोनों माताएं आई, उन्होंने वहीं रहकर सब कुछ किया। माता अनसुईया ने, इसका रामायण में तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, सीता माता को दिव्य वस्त्र दिए, कभी मैले नहीं होंगे। तो वह चित्रकूट की का एक एक कण, एक एक चीज भगवान नाम से जुड़ी हुई है। भगवान नाम से नहीं जुड़ी, सीता माता से, लक्ष्मण जी से जुड़ी हुई है। और इससे भी सबसे ऊपर
भरत जी जब वहां से वापस जाने लगे, वहां के वनवासियों ने कहा कि यहाँ पानी की कमी है, आप एक कुआं खदवा दें तो हमको बहुत बड़ा लाभ होगा। वो कुआं आज भी भरत कूप के नाम से प्रसिद्ध है, आज भी उसमें पानी है और वो पूजा जाता है कुआं। तो वो भी है। और इससे ऊपर एक और चीज है, मैंने वहाँ बहुत बार जाता हूँ, मैंने पूरा अध्ययन किया, एक एक चित्रकूट का एक एक कण मैंने छाना है। तुलसीदास जी की जन्मस्थली 35 किलोमीटर दूर है, राजापुर, जिसने भगवान राम को घर घर पहुंचा दिया। उस तुलसीदास को कोई आज पूछता नहीं, क्यों? तुलसीदास के नाम से वोट मिलने वाला नहीं। उनकी हस्तलिखित रामायण आज भी वहां रखी है, वही उनकी कॉपियां, कुछ एक अंग उसका चोरी हो गया है, बाकी वो सुरक्षित पेपरों में पैक करके उस पर केमिकल लगाकर, कोई जापानी लोग आए थे, उन्होंने उसको सुरक्षित रखा हुआ है, आज भी उसके दर्शन। और वो कमरा आज भी विद्यमान है यमुना के किनारे, जहाँ तुलसीदास जी ने जन्म लिया था। एक घटना मुझे बहुत प्रभावित करती है, वहाँ मंदाकिनी के किनारे, जो मंदाकिनी का घाट है, जहाँ तुलसीदास जी को भगवान राम के दर्शन करने का सौभाग्य मिला था। हनुमान जी तुलसीदास जी को मिलते थे, तुलसीदास जी ने लिखा है चित्रकूट पर। एक दिन तुलसीदास जी ने हनुमान जी से कहा, आप तो भगवान को मिलते रहते हो, हमें भी दर्शन करवा दो। हनुमान जी ने कहा कि सवेरे आ जाइएगा मंदाकिनी पर, मंदाकिनी के किनारे, मैं दर्शन करवा दूंगा। तुलसीदास जी वहां पहुंच गए, भगवान राम आए, तुलसीदास जी जैसा व्यक्ति उनको पहचान नहीं पाया। रामायण में वर्णन है तुलसीदास जी के। तुलसीदास जी ने हनुमान जी से शिकायत की कि आपने तो कहा भगवान राम मिलेंगे, मैं वहां जाके बैठा रहा, मुझे तो दर्शन नहीं हुए। हनुमान जी ने कहा, भगवान राम रोज आते हैं, आप पहचान नहीं पाए। तुलसीदास जी ने कहा, मैं अब दोबारा जाऊं, मिलेंगे? हाँ मिलेंगे, लेकिन पहचानूंगा कैसे? तो हनुमान जी ने बोला, जिसमें वक्त एक दोहा बोलूंगा, उस वक्त समझना जो भी व्यक्ति आपके सामने खड़ा हो वो भगवान राम है, उसके माथे पर तिलक कर देना। वो दोहा रामायण में आज भी वर्णित है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसी जी चंदन घिसे, देत रघुवीर, देत तिलक रघुवीर। तुलसीदास जी ने दोहा बोला और उस वक्त तुलसीदास जी समझ गए, उन्होंने भगवान के दर्शन किए। मैंने ये वाक्य इसलिए बोला, तुलसीदास जी जैसा व्यक्ति हनुमान जी के बिना भगवान राम के दर्शन नहीं कर पाया। हम लोगों की क्या औकात है? बोले राम जी की मूर्तियां बना लीजिए, सड़कों पे राम के नाम के नाम वोट मांग लीजिए। जिसने अपना पूरा जीवन खपा दिया, वो दर्शन नहीं कर पाया हनुमान जी की सहायता के बिना, बाकी कौन कर पाए? तो ये मेरे अपने जीवन की यात्राएं हैं, वो मैंने एक अनुभव आपको बताया। धार्मिक ग्रंथों का काफी अध्ययन आपने किया है, आप धार्मिक जगहों पर जाते भी हैं। वहीं हमने सुना कि आप पहले जो है 40-45 लोगों की मंडली के साथ भारत भ्रमण पर जाया करते थे, तो वो उसके बारे में जानना चाहूंगी, क्या वो सिलसिला अभी भी जारी है? जो मेरे जीवन के सुखद आश्चर्य थे उनका आपने कुरेद दिया है। उस मंडली में से अब कुछ लोग नहीं रहे, भगवान को प्यारे हो गए। लेकिन पहली मैंने यात्रा की थी, लगभग मैं 20 साल की आयु में था। उस वक्त वेलकम कॉलोनी से हम 20-25 लोग साइकिल लेकर मथुरा गए थे। उस वक्त से ये यात्राओं का शौक चढ़ा। फिर मैंने ये यात्राएं शुरू की 1990 से। हमारी मंडली है, एक अच्छे 40-45 लोग इस यात्रा पर जाते थे। वो 40-45 लोगों का ग्रुप पूरा भारत का भ्रमण किया है और उसके बहुत खट्टे मीठे वो बताऊंगा मैं कहाँ का भ्रमण किया है, तो बहुत लंबा हो जाएगा। हर साल निकलते थे, लेकिन अब 2015 से लेकर अब तक
उस ग्रुप को लेकर मैं नहीं निकल सका। व्यक्तिगत तौर पर तो गया हूँ पत्नी को लेकर, ना मेरे एक मित्र हैं मुकेश अग्रवाल जी, उनके साथ उनकी पत्नी और एक दो और साथी गए हैं, लेकिन ग्रुप लेकर नहीं गए। वो अब शुरुआत करूंगा, अब समय होगा शुरुआत कर। वहीं अपने पिताजी का एक किस्सा आप अक्सर सुनाया करते हैं कि आप एक बार अपने पिताजी से नाराज हो गए थे, तब वो जलेबी लेकर आए थे और आपको अपनी गोदी में बिठाकर खिलाई। वो किस्सा मैं चाहूंगी आप सुनाया करें। ये कहाँ से ढूंढ लिया आपने, मुझे समझ नहीं आया। हुआ ये था, मैं बहुत छोटी उम्र थी, 7-8 साल की मेरी रही होगी। हमारे सफीदों मंडी में एक मंदिर था, मेरे पिताजी उस मंदिर के अध्यक्ष होते थे। मैंने मंदिर से एक छोटी सी भगवान के प्रति प्रेम बचपन से था। ठाकुर जी की यानी लड्डू गोपाल जी की छोटी सी मूर्ति जो चांदी की थी, मैं किसी ढंग से उसको मंदिर से चुरा कर कह लीजिए मैं घर ले आया। मम्मी को दी मंदिर में रखने के लिए, बताया मंदिर से लाया हूँ और मुझे बड़ा इस मूर्ति से प्रेम है। पिताजी को पता लगा, पिताजी ने स्वाभाविक रूप से था पिटाई की अच्छी खासी, और मेरा हाथ चारपाई के एक पावे के नीचे रख करके उस पावे पर बैठ भी गए थोड़ी देर। दर्द बहुत हुआ, लेकिन वो सीख मेरे जीवन की बहुत बड़ी सीख बन गई। भगवान को चुराना नहीं, भगवान को दिल में बैठाना है। और उस दिन वो शाम को जलेबी वगैरह लेके आए जो आपने बताया। ये जिंदगी के बहुत बड़े अनुभव हैं, उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और मैंने बहुत कुछ सीखा। वहीं आज आप बहुत बड़े पद पर हैं, लेकिन हर किसी की लाइफ में एक ना एक टर्निंग पॉइंट रहता है कि उसके बाद से काफी कुछ चेंजेस आ जाते हैं लाइफ में। तो वो एक टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में क्या रहा? मेरा टर्निंग पॉइंट लाइफ में सफीदों मंडी छोड़कर वेलकम कॉलोनी में आकर बसना, 25 गज की झोपड़ी में बसना और झुग्गी वासियों की तकलीफ देखकर एक सपन लिया और उस सपन को कभी साकार करूं, ऐसा अवसर मिल जाए, उसके लिए भगवान से प्रार्थना भी की और प्रयास भी किया। वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, वेलकम कॉलोनी में आने का। वेलकम कॉलोनी में मैं नहीं आया होता, किसी पॉज कॉलोनी में आया होता, शायद वो टर्निंग पॉइंट मेरे जीवन में नहीं आता। वहीं आपकी लाइफ का कोई किस्सा या कोई कहानी जिससे आपने बहुत कुछ सीखा हो, कोई मेन ऐसा किस्सा जो आप दर्शकों को भी सुनाना चाहेंगे और चाहेंगे कि वो लोग भी उससे कुछ सीखें? इमरजेंसी में बहुत पीड़ादायक मेरा अनुभव रहा है। आपातकाल में मेरे पिताजी, 2 छोटे भाई जेल में बंद थे, व्यापार बंद हो गया था उस वक्त, सब कुछ एक किस्म से सड़क पर आ गए थे हम लोग। उस वक्त तो जीवन में बड़ी मेहनत की, पढ़ाई छूट गई, आगे ICWA की कॉलेज के बाद सदर बाजार जाते थे और सदर बाजार से साइकिल पर 2 चक्कर करना, 3 चक्कर करना, आटा दाल चावल रोजमर्रा का सामान दुकान चलती है तो ढोकर लाते थे, माता जी दुकान पर बैठती थी। उस वक्त मेरी आयु लगभग 27 वर्ष थी। वो मेरा बहुत कठोर समय रहा है, और लेकिन उसमें मैं घबराया कभी नहीं। जिंदगी कभी आगे कैसे चलेगा, कैसे होगा, प्रभु ने साथ दिया, आगे बढ़ गए। हर सिचुएशन का डटकर सामना किया, तभी आज इतने बड़े हर सिचुएशन का मैंने डटकर सामना, किसी सिचुएशन से कभी घबराया। वहीं अब आखिर में दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे या कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल से? मैं दर्शकों को यही प्रार्थना करूंगा, सच्चाई के मार्ग पर चलें, ईमानदारी का जीवन बिताएं, आपसे जितना भी हो सकता है
धन से धन मन दोनों नहीं तो कहीं ना कहीं तन से जहां भी कहीं सेवा का मौका मिले सेवा अवश्य करें, चाहे 5 मिनट करें 10 मिनट करें। इसकी प्रेरणा मुझे गुरुद्वारों से भी मिलती है। अगर कोई तन से नहीं करता, वहां जाके चरण पादुकाएं लोगों की लोग सफाई करते हैं, बहुत बड़ी सेवा है। मेरे अपने व्यक्तिगत जीवन में मुझे सिख धर्म से मैं बहुत प्रभावित हूँ। वंड के छक्को, इसका अर्थ ये होता है पहले लोगों को खिलाओ फिर खुद खाओ। गुरु नानक जी का संदेश और देश के लिए जिस ढंग से कुर्बानियां इस कौम ने दी हैं, निश्चित रूप से ये कौम वो हमारे गुरु, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, मेरे अपने जीवन के भी प्रेरणा स्रोत हैं। धार्मिक व्यवस्था में भी मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ और शायद उसी का कारण है कि मैं सेवा में जुटा हुआ हूँ, लगा हुआ। एक घटना ने और मुझे प्रभावित किया था सिखों के विषय में। ये घटना है 1984 की, जहाँ सिख और हिंदुओं का घमासान चल रहा था, कत्लेआम चल रहे थे इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद। पंजाब में भी ऐसा ही माहौल था, कत्लेआम हो रहे थे। 85 में परिवार ने सलाह की, मेरे बड़े जीजा जी और हम, मेरे तीनों बच्चे थे, कि वैष्णो देवी दर्शन करके। गाड़ी अपने पास अपनी नहीं होती थी, तो टैक्सी हमने हायर की, ये सोच के हायर की कश्मीरी गेट से कि कोई सिख ड्राइवर नहीं होना चाहिए। माहौल खराब चल रहा, मोना ड्राइवर हमने लिया, हम चले गए। उस व्यक्ति की जितनी तारीफ की जाए कम है। उसने बहुत अच्छे दर्शन कराकर वापस लाया। जलंधर जब पहुंचे, उस जलंधर पहुंचने से थोड़ा पहले उसने कहा, सर मेरी ससुराल यहाँ पर है, 2 किलोमीटर एक छोटा सा पिंड है जलंधर के आगे, और अगर आप कहें मैं ससुराल से मिल लूं। जब मैं उसके गांव में पहुंचा, मेरे जीजा जी, मेरी वाइफ, मेरी बहनें, सब, बच्चों को तो इतना मालूम नहीं था, एक दूसरे की तरफ झांके, वो पूरा का पूरा सिख परिवार था। और जितने भी लोग आ रहे थे अड़ोस पड़ोस से, वो पोना है जी, पोना बोलते हैं पंजाबी में, बटेऊ या दामाद, तो वहाँ कम से कम 30-40 लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। लेकिन उन्होंने बच्चों को, जितनी गर्मियों के दिन थे, अपने हाथों से हैंडपंप चला के नहलाया और खाना वाना खिलाया। उस घटना ने मेरे जीवन को सिखों के प्रति और मोड़ दिया। एक व्यक्ति, एक कौम के लोग, एक गांव के लोग जो सिख धर्म को मानने वाले हैं, उस वक्त जब कत्लेआम हो रहा है, हिंदू सिखों को मार रहे हैं, सिख हिंदुओं को, और उसके मन में इतनी बड़ी भावना है, तो कुछ और कारण है, ये कारण नहीं है कि कत्लेआम हो रहा। मैं और उस धर्म की ओर झुका। वहीं सर, जैसे कि विधानसभा चुनाव है, वैसे तो आचार संहिता लग गई है, आप उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, ना मैं उस पर कुछ सवाल करना चाहूंगी, लेकिन अगर वैसे ही अगर आप कुछ चुनाव से जुड़ी बात या फिर कुछ भी आप बोलना नहीं, चुनाव से जुड़ी विषय पर मैं किसी पर चर्चा नहीं करूँगा। जी सर, ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षा जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल जी, जिनसे बात करके काफी अच्छा लगा, काफी कुछ सीखने को मिला। तो फिलहाल के लिए केवल इतना ही, एक बार फिर जल्द मुलाकात होगी आप लोगों से, तब तक के लिए धन्यवाद।